अब आप लोग बोलोगे गुरुजी मैंने यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस किया, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इनके पीछे का चक्कर क्या है? तो मेरे पास एंगल है साइन ऑफ 1 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ 1 डिग्री। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 89 डिग्री के बराबर। 37 और 53 आपको बहुत बार लॉज ऑफ मोशन में इनके एंगल मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत बार ये आपको देखने को मिल जाएगा कि जो स्ट्रिंग और टेंशन है उसके बीच में और सरफेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 53 डिग्री का बन रहा है। और बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज अपना है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लेक्चर। ओके, जैसे कि जो अपना सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने कैलकुलेशन करके देखे थे कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ एकदम इंटेंस कैलकुलेशन बन जाता है तो उसको कैसे थोड़ा इजी करके हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको आज एक टास्क देता हूं। क्लास 10th जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो क्लास 10th की ग्रेविटेशन टॉपिक में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको उसके सॉल्यूशन गूगल पे मिल जाएंगे, बट क्या करना है आपको, फॉर्मूला वैल्यू पुटिंग केवल सॉल्व करने का ट्राई कीजिए बस, ठीक है। और सेकंड, जो लोग सीबीएसई के बच्चे हैं वो क्लास 9th की बुक को देख सकते हैं, या फिर आप स्टेट बोर्ड के ही रहेंगे मेजरली, ओके। तो आप सीबीएसई से अगर रिफर करना चाहते हैं तो क्लास 9th की कर सकते हैं, और स्टेट बोर्ड की रिफर करना है तो क्लास 10th की कर सकते हैं, चैप्टर फर्स्ट। उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ग्रेविटेशन और स्पेस मिशन का एक टॉपिक है, उसके न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। जिसके सॉल्यूशन नहीं है, केवल फॉर्मूला है, वहां पे वैल्यूज को रखा और सीधा आंसर निकाला है, आपको बस उसके बीच के स्टेप्स को सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे आपका कैलकुलेशन और अच्छा होगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। आइए इनको बंद किया जाए, चलिए। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, बस थोड़े मोटे से अपने बेसिक से लॉ बाकी है, मैं उनको एक बार आपको सिखा दूं, फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री हम लोग 5-10 मिनट में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आइए चलिए, देखिए जैसे कि ये वाला है कि यहाँ पे सवाल दिया, इसके पहले आपको मैं कंसेप्ट सिखा दूं यार, ठीक है। कंसेप्ट देखिए, आपने अपने स्कूल लेवल पे नक्की देखा होगा, इसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके ओके प्यारे भाई, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। चलिए मस्त एकदम नोट्स अपने तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया आपको, इफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, ओके। मैंने कंडीशन मान लिया, मान लो कि a अपॉन b और c अपॉन d दोनों बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए दोनों साइड +1 ऐड कर दो, ठीक है, दोनों साइड +1 ऐड कर दो, तो a बाई बी +1 इक्वल्स टू a बाई बी -1, किया मैंने ऐसा, ठीक है। जैसे ही ऐसा हुआ, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ कंपोनेंडो, ओके। एलसीएम ले लो यहाँ पर, सॉरी ये सी बाई डी है यार, क्या है ये, सी बाई डी +1, एलसीएम ले इसका ले लो, क्या बन जाएगा ये, ए बाई बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी। ये आपको मिल गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, मान लो दिस इज यार इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद में सेकेंड स्टेप में, ठीक है, सेकेंड स्टेप में अब दोनों में 1 माइनस कीजिए, ओके। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a बाई बी -1 इक्वल्स टू सी बाई डी -1, यहाँ पे क्या बन जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी -1। मतलब कि सुगो यार एलसीएम लेना होगा ना, c माइनस डी अपॉन डी, ये हमको मिल गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ जैसे ही हमको हमारे दो इक्वेशन मिल गए, तो नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, जिसको मैं दूसरे शब्दों में क्या बोलूंगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके, कॉम्पोनेंडो
एंड डिविडेंडो। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए, जैसे ही ए प्लस बी अपॉन बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी अपॉन डी, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, अरे रुको, यहाँ पे तो मैं रहूंगा ना। अच्छा याद आया, ए बाय बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है, देन वी कैन राइट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसका रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है। चलिए ठीक है, चाहिए तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लें। जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 1/2, और यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/6 भी ले सकता हूँ। दोनों का रेशियो बराबर है, नंबर भले अलग अलग है। यहाँ पे मतलब क्या है, ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 2 है, और सी का मतलब 3 है, और डी का मतलब 6 है। बस सेपरेट इसमें रखना है और सेपरेट इसमें रखना है। तो एक बार LHS में रख के देख लेते हैं। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, 1+2 अपॉन 1 -2। ओके, तो ये कितना मिल गया मेरे को, 3 -1। आंसर कितना है मेरा, -3 है। लाओ RHS क्या मिल जाएगा मेरे को, ये सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सी कितना मेरा यहाँ पर, 3+6 डिवाइडेड बाय 3 - 6, तो दैट इज +9/-3। आंसर कम्स अगेन -3। तो आई होप कि ये ध्यान में रहेगा। दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, इफ, अब नोट करना है यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ x अपॉन वाई इक्वल्स टू a अपॉन बी, तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगले स्लाइड पे लू क्या, रुकिए, if x upon y equals to a upon b, then by componendo and dividendo, by componendo and dividendo, x plus y upon x minus y equals to a plus b upon a minus b। ये भी सेम होंगे जैसे ये सेम। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a1/a2 इज 7/3। गलती से भी ये मत समझ लेना कि a1 की वैल्यू 7 है और a2 की वैल्यू 3 है, गलत। ये रेशियो में बराबर है, समझ गए क्या है, रेशियो में बराबर है। इसको मैं ऐसा पढ़ सकता हूं, इफ a1 इज 7 देन a2 इज 3। अगर a1 7 होगा तभी a2 3 होगा, ऐसा इसके कहने का मतलब है। समझ रहे हो, मतलब कि जैसे कि सपोज करो, अगर मैं इसके पहले का नंबर ऐसा मान लेता हूं कि सपोज करो ये कुछ ऐसा रहा होगा, 21/9 रहा होगा मे बी, ठीक है। ये दोनों 3 से भाग जाएंगे तो 3 7 और 3 3, समझ गए। अगर वो 21 नहीं होता तो 9 कैंसल नहीं होता ना, नीचे 3 क्यों है, क्योंकि ऊपर 21 है इसलिए तो कैंसिल हुआ। तो इफ a1 इज 7 देन a2 इज 3। चलिए अब देखो यहाँ पर ऐसा मिल गया बिल्कुल। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखिए तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a1/a2 इक्वल्स टू 7/3। इसको ध्यान इतने में रखना नहीं है इसको इतना, ठीक है। आइए देखिए इसको, तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। इसको क्या लिख सकता हूं, 7 + 3 डिवाइडेड बाय 7 - 3।
क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा मेरे को 10/4 और आंसर इज माई 5/2। सो A1 प्लस A2 इज डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, ये आपका आंसर होगा। और अगर सिंपली आप लोग A1 को 7 और इसको 3 रखते हो तो भी चल जाएगा, बट इसको पढ़ना कैसे होगा, इफ A1 इज 7 देन A2 इज 3, ठीक है, देन A1/A2 इज 7/3। सीधा वैल्यू रखोगे तो भी मिल जाएगा यहाँ पर 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3, दैट इज 10/4 और 5/2। आई होप यू ऑल आर क्लियर। चलिए मेरे प्यारे भाई चलते हैं जैसे कि ये वाला सवाल देखो। अब ये वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या कर लोगे बताओ। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे लगेगा, नहीं लगने वाला ना, सीधा वैल्यू रखना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, सो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो दिस इज 9 प्लस 25, 9 माइनस 25, ओके। कितना कितना मिल गया मेरे को, 25 प्लस 9 दैट इज 34 एंड दिस इज माइनस 16, तो आंसर इज माइनस 17/8। माइनस डिनोमिनेटर में होगा तो भी वो न्यूमरेटर में चला ही जाता है, ठीक है। चलिए जैसे कि देखिए आप लोग जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनता है जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, मीन्स कैलकुलेशन के दौरान बन जाएंगे तो हमको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, I1/I2 की वैल्यू क्या है, तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं आपको दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक तो वो जो आपको मैंने अभी सिखाया, कौन सा वाला, बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। सो बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे को मैं एक टर्म मानूंगा और इस पूरे को मैं दो टर्म मानूंगा, समझ गए, क्लियर। देखो यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है मेरे को, यहाँ पर √(I1) प्लस √(I2)। एक काम करते हैं ना, थोड़ा इजी कर लेते हैं। क्या, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ना, लेट I1 इज x एंड √I2 इज y। थोड़ा सा ना रूट नहीं लिखना पड़ेगा अपने को बार बार, तो I2 इज y। सो इक्वेशन बिकम्स x प्लस y अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू 5/3। हाउ इट विल बिकम, देखो अभी यहाँ पर, सो बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, यहाँ पे उतारो इसको। क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, तो x प्लस वाई है, इसमें क्या होगा x माइनस वाई और ऐड होगा, नीचे वाला भी ऐड होता है, एक टर्म माना है मैंने पूरा इसको, ओके नाउ। और यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 प्लस 3 5 माइनस 3। तो नाउ ऊपर वाला क्या बन जाएगा मेरा, 2x बन जाएगा, नीचे वाला देखो x कैंसिल होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ये प्लस y बन जाएगा, तो नीचे क्या आएगा 2y और यहाँ मेरा बन जाएगा 8/2। तो x अपॉन y मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पर 4 मिल गया। सो नाउ x upon y is 4, x is under root of I1 and y is under root of I2, तो this is 4। अब ले लो by taking square, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, I1 upon I2 equals to 16 और 16:1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं है। चलिए सेकंड मेथड देखिए। अच्छा आइए यहाँ पर वही सेम वाला यार, लेट √(I1) इक्वल्स टू x एंड √(I2) इक्वल्स टू y। बस अब मैं यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगा के ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 5/3। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5x माइनस 5y। x के पास x को लेके जाओ यार और y के पास y को, तो यहाँ पे y जाएगा तो क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा आपका 8y इक्वल्स टू, और यहाँ पे x जाएगा तो क्या बन जाएगा 2x,
तो अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4y इक्वल्स टू x। सो अगेन x अपॉन y क्या आ गया आपका 4 मिल गया। नाउ यू वेरी वेल नो I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू 4। I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू 4। अब बाय टेकिंग स्क्वायर, बाय टेकिंग स्क्वायर क्या मिल जाएगा यहाँ पर I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू 16। क्लियर, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। चलिए यहाँ तक अपने सवालों का सिलसिला खत्म होता है। आ जाओ अब शुरू करते हैं हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले जब हम लोग काइनामेटिक्स पढ़ने की शुरुआत करेंगे बेसिक मैथ्स के बाद में, जिसके अंदर 1D अपना स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स आना आपको जरूरी है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल एक्सपांशन, एपीजीपी, सीरीज, लॉगरिथम, इतना कुछ आना जरूरी है। तब आप लोग वहां पर फिजिक्स में कैलकुलेशन में अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो यार जरा, देखो तो ये वो सारे चैप्टर्स हैं जिनको स्टार्टिंग में हमें जहां पर ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो कहां पे पढ़ने वाली है, वेक्टर में। कहां पर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, फिर जहां पे हम लोग रिजल्टेंट निकालने के वहां पे पड़ेगी। फिर काइनामेटिक्स में भी पड़ेगी 1D और 2D में। फिर उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन में पड़ेगी। रुको एक काम करता हूँ, मैं सारे चैप्टर्स के नाम ना सीक्वेंस वाइज लिख ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ, ताकि आपको भी एक बार सिलेबस के बारे में अंदाजा लग जाए। तो ये अपना क्या होगा, इसके बाद में अपना होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर अपना होगा मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। देन थर्ड वन इज अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स laws of motion. And our third one is work, energy and power, work, energy and power, WPE. And fourth one is our center of mass, center of mass. Now then fifth one is rotational dynamics और rotational motion, rotational motion। देन इन सब में ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। ज्यादातर मेजर कहाँ पे पढ़ने वाली है आपको, देखो स्ट्रेट लाइन, प्लेन, वेक्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन। फिर उसके बाद में आपको एसी सर्किट में पड़ेगी, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी पड़ेगी, ग्रेविटेशन में भी पड़ेगी। समझ गए, तो इतनी सारी जगह कम से कम ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है कैलकुलेशन में और सॉरी क्वेश्चन में भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ। तो सबसे पहले बेसिक हमको क्या सीखना है, एंगल। ठीक है, एंगल एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, कि एंगल क्या होता है और एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। देखो 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, फिर उसके बाद में 3-4 इक्वेशन देखे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे आपने। बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मे बी आपको कुछ भी नहीं आता हो। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि ये जो थीटा करके टर्म है, ये यहाँ पे एंगल के लिए डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पर मैं एंगल के लिए थीटा भी लिख सकता हूँ, अल्फा भी लिख सकता हूँ, बीटा भी लिख सकता हूँ, गामा भी लिख सकता हूँ, अपनी मर्जी। एंगल के लिए इन सबको यूज किया जा सकता है। और कभी कभी मन किया तो मैं डेल्टा को भी लिख दूंगा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। एक काम करता हूँ, सिंबल का ना नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको एक बार ध्यान में रहे। जैसे कि इस सिंबल को पढ़ते हैं हम लोग अल्फा, इस सिंबल को हम लोग बीटा पढ़ते हैं, और इस सिंबल को हम लोग गामा पढ़ते हैं। देन इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, थीटा पढ़ते हैं। और इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, एंगल में आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो। मेजरली हम लोग
ज़्यादातर करके या तो थीटा लेते हैं या इन सब को यूज करते हैं ज़्यादातर, और मेजरली सबसे ज़्यादा यूज होता है थीटा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, अगर दो लाइन को जोड़कर, ठीक है, अगर दो लाइन को जोड़कर एक पॉइंट से उनको जोड़कर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं, कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो वहां पर जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या मानूंगा, पॉजिटिव एंगल मानूंगा। ओके बच्चों, सो लेट्स बैक बच्चों, आ जाओ यार, चलो देखो, ठीक है, अगर मैंने रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है मेरे प्यारे भाई, तो मैं एंगल क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। और अगर वही मेरा रोटेशन कहां से, एक्स एक्सिस से या किसी भी एक्सिस से अगर वो क्लॉकवाइज हुआ है, ठीक है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। और ये क्या है अपना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मैं एंगल क्या लूंगा, यहां पे मैं एंगल नेगेटिव लूंगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा यही। इसके बाद अगर मोशन क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा में, ठीक है, अगर घड़ी की दिशा में है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान में रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज पे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज पे नेगेटिव ऐसा क्यों होता है जरूरी नहीं है, बनाने वालों ने अपने हिसाब से केवल नोटेशन बनाया है। उनका मन अगर होता तो वो एंटी क्लॉकवाइज को भी माइनस रख सकते थे, समझ गए। चलिए कोई बात नहीं, बादल तो नहीं बन रहे अपने, आइए। तो इतना ध्यान में रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो थीटा इज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो थीटा इज नेगेटिव। चलिए अब देखिए यहां पर एक, यहां पे हमने छोटा सा सर्कल लिया हुआ है, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे साबित होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि जब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पैरेलैक्स मेथड देखने जाएंगे तो पैरेलैक्स मेथड में किसी भी प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस या किसी भी प्लैनेट का साइज कैसे मालूम पड़ेगा, बस यही एक फॉर्मूला हमको वहां पे अलग अलग फॉर्म में यूज करना होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप। तो देखो यहाँ पर अगर पॉइंट P से Q तक कोई जा रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट P से लेके Q तक वो जा रहा है, ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान से देखो, उसने एक आर्क लेंथ लिया है, ये जो है मेरा ये S, एक काम करो इसको थोड़ा बड़ा करूँ क्या मैं, या फिर मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ ना, बड़ा ही कर लेता हूँ यार, ध्यान से देखो। तो यहां पर क्या है, यहां पर उसने एक आर्क लेंथ लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो आर्क लेंथ है, मैं क्या बोल सकता हूं, इस आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी है, इस आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बोलोगे सर जी स्कूल में हमको सिखाया गया था कि S इक्वल्स टू आर थीटा होता है, किसी किसी के स्कूल में सिखाया जाता है S इक्वल्स टू आर थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अब एक बात ध्यान में रखना आप लोग कि ये अपना आर है, कि जितना ज्यादा आर्क होगा उतना ज्यादा एंगल फॉर्म होगा। सपोज करो अगर वो यहीं तक जाता इतने आर्क में तो एंगल थीटा वन थोड़ा छोटा होता, मतलब जितना ज्यादा आर्क उतना ज्यादा एंगल बोल सकता हूं ना मैं, मीन्स यहां से मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा, आई कैन से दैट आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड। अब यहां पे ध्यान दो, आर्क लेंथ क्या अपना मेरे प्यारे बच्चों, एस है, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब सबको पता है कि जब ये साइन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बैठता है, एक कांस्टेंट थीटा बैठता है, समझ गए। जब यहाँ पे ये साइन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट के बैठेगा, और कांस्टेंट के का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कांस्टेंट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट
इन एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन। कंडीशन कौन सी भी हो, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ध्यान से देखो क्या मिल गया मेरे को, s इक्वल्स टू k थीटा मिल गया। अब मैं यहां पर एक आइडियल केस लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या लिया है, मैंने एक आइडियल केस लिया। आइडियल केस क्या लिया मैंने, मान लो अगर ये पूरा एक चक्कर घूम के आता तो s की वैल्यू मेरे क्या होती है, 2 पाई r होती। r का लेंथ किसके बराबर होता, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होता। और यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा किसके बराबर होता, 360 डिग्री होता। इतना तो मालूम होगा आपको कि जब एक सर्कल पूरा बनता है तो ये एंगल मेरा कितना होता है मेरे प्यारे भाई, ये 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर, चलो अब देखो यहाँ पर, अब यहां पर जो हम लोग थीटा रखते हैं ना, थीटा हम लोग रखते हैं रेडियंस में। किस में रखते हैं मेरे भाई, थीटा रखते हैं हम लोग रेडियंस में। रेडियन क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। बस ध्यान में रखना कि यहां पर जो थीटा रखा जाता है इट इज नॉट इन डिग्रीज, ओके, इट इज नॉट इन डिग्रीज। यहां इसको हम लोग डिग्रीज में नहीं रख सकते, सिर्फ किस में रख सकते हैं, ओनली इन रेडियंस। किस में रख सकता हूं मैं मेरे प्यारे बच्चों, रेडियंस में रख सकता हूं। ध्यान से देखना, तो 360 को 2 पाई रेडियन पढ़ा जाता है। कितना पढ़ते हैं इसको, 2 पाई रेडियन पढ़ते हैं। तो यहां पे ध्यान देना बस आप लोग कि अगर s इक्वल्स टू k थीटा है और यहाँ पे s मेरा किसके बराबर है, 2 पाई r के बराबर है, ये k है, थीटा मेरा किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, k की जगह पे क्या मिल गया मेरे को, r मिल गया। सो नाउ अगेन ये k की वैल्यू ऊपर रख दो तो क्या मिल जाएगा, s इक्वल्स टू r थीटा मुझे मिल जाएगा। तो ये वैल्यू याद रखना आर्क लेंथ की होती है, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो अपना एंगल वाला टर्म है ना, एंगल, एंगल थीटा, ठीक है। तो अगर मैं एंगल थीटा बोलूं तो एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, किसी भी दो लाइंस के बीच में एंगल होता है, अब वो थीटा चाहे ऐसा हो या फिर चाहे ऐसा हो, थीटा तो कैसा भी हो सकता है। बस यहाँ पे बात होती है उसकी यूनिट की, तो ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। देखो तो जो एंगल का ना मेरे प्यारे बच्चों ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियंस, ठीक है। क्या होता है वो, रेडियंस होता है, जिसका सिंबल RAD होता है, या फिर उसके पावर में C लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जो भी एंगल लिखा होगा उसके पावर में C लगाते हैं। और अगर मैं लोकल यूनिट की बात करता हूं, लोकल यूनिट क्या होता है उसका मेरे प्यारे बच्चों, डिग्रीज होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो डिग्री होता है, जहां पर हम लोग पावर में डिग्री लगाते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है, ऊपर में C और रेडियन दोनों मतलब एक ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे बोलने का मतलब क्या है कि 360 डिग्री को पढ़ा जाता है 2 पाई रेडियन, ऐसा लिखो, या फिर ऐसा लिख सकते हो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको, नहीं। मतलब कि अगर मैं s इक्वल्स टू आर थीटा सॉल्व कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे r इंटू 360 डिग्री नहीं लिख सकता, ये गलत होगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा r इंटू 2 पाई, दैट इज 2 पाई r, दैट इज 2 पाई r। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको, नहीं। तो आई होप कि आपको रेडियन और डिग्री में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अब यहाँ पे बताऊंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर एंगल को मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ यूनिट तो हमने अभी देखे, सबसे पहला क्या है अपना रेडियन है, दूसरा अपने पास क्या मेरे बच्चों डिग्री है, तीसरा क्या है अपने पास मिनट है, फिर क्या है अपने पास सेकंड है, ठीक है। ये सारे क्या है यूनिट्स ऑफ एंगल, ओके, यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल। पता नहीं बनाने वाले के मन में क्या आया कि उसने घड़ी के नाम के यहाँ पे मिनट हैंड और सेकंड हैंड को भी मिनट और सेकंड का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों के दोनों ये घड़ी वाले नहीं है, ये एंगल वाले मिनट और सेकंड है, ध्यान में रखना यहाँ पर आप लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए
यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं लिख रहा हूँ 2 पाई रेडियन, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 360 डिग्री लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, 360 डिग्री लिख रहा हूँ। इट मीन्स यहाँ पे पाई रेडियन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पाई रेडियन बोला फिर सिर्फ पाई बोलो, अगर एंगल के टर्म में बोल रहे हो तो 180 डिग्री होगा आपका। ठीक है, कितना होगा ये, 180 डिग्री होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब अगर यहाँ पे ये इतना है तो पाई बाय 2 रेडियन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री होगा। इसको भी 2 से भाग दे दो। ठीक है, फिर अब एक काम करो, इसको 3 से भाग दे दो यार, तो 180/3 कितना होगा आपका, पाई बाय 3 रेडियन मतलब 180/3। कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मुझको मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। अब एक काम करो, इसको 6 से भाग दे दो, तो पाई बाय 6, तो 180/60 मतलब, सॉरी 180/6 मतलब 30 डिग्री। तो पाई बाय 2 रेडियन को 90 डिग्री पढ़ते हैं, पाई बाय 3 को 60 डिग्री पढ़ते हैं, और पाई बाय 6 को 30 डिग्री पढ़ते हैं। क्लियर एकदम, जीरो के लिए कुछ नहीं होता भैया, जीरो जीरो ही होता है। क्लियर है, तो इतना जीरो को लेके मन में सोचना मत कि सर जीरो को क्या लिखते हैं, बताइए आप। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो आई होप कि आपने डिग्री और रेडियन तो समझ लिया होगा। कन्वर्ट करना मैं अभी बताऊंगा। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ के रखा हुआ है सर डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। अपने को आज सीखना है डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकेंड, सेकेंड टू मिनट, डिग्री टू मिनट। क्लियर, शांति रखो यार। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर मैं 1 रेडियन कितना लिख सकता हूं, पाई नीचे पहुंच जाएगा, 1 रेडियन इज नथिंग बट 180/पाई डिग्री। हाँ या ना, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई डिग्री। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 57.3 डिग्री। क्यों, ये 180 है, पाई की वैल्यू कितनी होगी अपनी, 3.14 होगी, या फिर 22/7 ले लो, वो भी अच्छा रास्ता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको याद सिर्फ ध्यान में रखनी है, 57.3 डिग्री। नोट करो यार इसको, 57.3 डिग्री दैट इज 1 रेडियन। क्लियर, चलिए अब देखिए यहां पर, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको ब्रैकेट दे दो यार, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। इट मीन्स 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180। अब पावर में सी लगाओ या फिर यहाँ पे रेडियन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पर 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 90 इंटू पाई बाय, दोनों साइड 90 90 मल्टीप्लाई होगा, तो 90 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये देखो पीछे मिला था अभी पाई बाय 2 रेडियन 90 डिग्री। क्लियर, आई होप कि अब आपको कन्वर्ट करना तो आ ही गया होगा। सपोज करो अपने पास अगर एंगल 120 डिग्री दिया हो तो क्या लिख सकता हूं मैं, 120 इंटू पाई अपॉन 180, 6 से भाग जाएगा तो क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2 पाई बाय 3 रेडियन। लेट सपोज एंगल अगर 150 डिग्री दिया हो तो 150 इंटू पाई अपॉन 180 दैट इज 5 पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर, बस इतना ही, ये इतना टफ नहीं होता। ठीक है, ये इतना टफ नहीं होता है, बस साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो, डेली का रिवीजन करते चलो। ठीक है, आइए सो बढ़ते हैं आगे। अब ये जो पार्ट है ये अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जब आप लोग पैरेलक्स सीखने जाओगे ना, ये वहां बहुत काम आएगा। अभी के लिए आपको केवल देखना है कि करना कैसे, भले आप लोग भूल जाओगे, बट आपको ये देख के रखना है कि इसको किया कैसे जाता है। देखो अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर
1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स होता है। और यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 मिनट बराबर कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स होता है। देखो, अब मेरे कहने का अर्थ क्या है, 1 डिग्री जो एंगल है वो 60 मिनट के एंगल के बराबर होता है। देखो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स को शो करने के लिए पावर में ऐसा हाइफन लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं यहाँ पे, ऐसा हाइफन लगाते हैं। मिनट और सेकंड घड़ी वाला नहीं है, एंगल वाला है। जैसा पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर था, वैसे ही 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर है। सेकेंड को दिखाने के लिए दो दो हाइफन लगाते हैं ऊपर, समझ गए। मिनट को दिखाने के लिए एक, सेकंड को दिखाने के लिए दो। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री इज नथिंग बट पाई रेडियन। अब मुझे ना डिग्री को ना मिनट में कन्वर्ट करना है और मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक है, हाइफन छोड़ दो। तो यहाँ पे 1 डिग्री क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, इतना तो हमें मिला। बट 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे बारे में, तो 60 मिनट्स लिख सकता हूँ, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। बट अब यहां पर मुझे अगर 1 मिनट रखना हुआ तो मैं क्या रख दूंगा, पाई डिवाइडेड बाय 60 नीचे पहुंच जाएगा 180 रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है मिनट टू रेडियन का। किसका मेरे प्यारे बच्चों, मिनट टू रेडियन का। और यहाँ पे मुझे अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हुआ तो सेकंड्स टू रेडियन को, तो यहाँ पर क्या मिला है मेरे को, 1 मिनट इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 180 रेडियन। वेट जरा देख लू कैमरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यार, एकदम भौकाली रूप से कर रहा है। चलो, तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे को, पॉज तो नहीं है, नहीं नहीं चालू है। चलो देखो यहाँ पर 1 मिनट इज 60 सेकेंड, सो दिस इज पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 180 रेडियन। रुको मैं पूरा साइड में कर लूँ, वरना मेरा सुंदर सा चेहरा आप लोगों को बीच में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हमारी माँ बोलती है हम बहुत सुंदर है यार। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 सेकेंड मिल जाएगा, तो दिट इज पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, क्योंकि ये 60 क्या होगा अब नीचे आएगा, तो 60 इंटू 60 180 रेडियन। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर अब देखो, सपोज करो मेरे को एंगल कैसा दिया हुआ होता है, मेरे को एंगल दिया दिया हुआ होता है कभी कभी। जैसे कि मैं आपको एक एंगल का ना एग्जांपल देता हूँ। देखो, आई होप कि इतना बेसिक तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, अगर ये मेरा ऑर्बिट है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा अर्थ है, ए ससुरा, देखो अगर ये मेरा अर्थ है और बीच में यहाँ पे क्या है अपने पास, सन है, मान लो सन है, छोटा करो क्या, चलो बीच में मान लो क्या है अपने पास, यहाँ पे सन होगा। ध्यान देना कि अगर इन दोनों से मैं एक इमेजिनरी लाइन निकालूं, ठीक है, इसका रंग चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे रियल में ना सन का कलर वाइट होता है, पता है आप सबको। ठीक है, अगर मैं इन दोनों से एक इमेजिनरी लाइन निकालूं, ठीक है, अगर इन दोनों से मैं एक इमेजिनरी लाइन निकालूं, तो ऐसा मान सकता हूं कि ये जो इमेजिनरी लाइन है कहीं किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी। ये जो इमेजिनरी लाइन है कहीं किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगी जरूर। और ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल अगर 1 सेकेंड के बराबर होगी, बहुत छोटा एंगल होगा, जितना ज्यादा लंबा हाइट होगा उतना ही एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो ये एंगल अगर 1 सेकेंड के बराबर होगा, तो इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों 1 पारसेक। क्या बोलता हूं मैं इसको, 1 पारसेक बोलता हूं। अब देखो,
कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि इसको भी मिटाओ यार, और इसको थोड़ा सा ना टेढ़ा करो। देखो कभी कभी क्या होता है ना, मानते हैं सपोज करो ये दोनों कोई एक्स वाई जेड प्लैनेट है, ठीक है, ये दोनों कोई एक्स वाई जेड प्लैनेट है। अबे यार देखो, फिर उसके बाद में क्या होगा ना, वो लोग बोल देंगे लेट सपोज कि इसके बीच का जो एंगल है वो 15 मिनट है। अब क्या करोगे? आता है ऐसा क्वेश्चन मिलता है बच्चों, स्टेट बोर्ड की बुक्स में आपको मिल जाएंगे ये ऐसे सवाल। तो अब एंगल 15 मिनट दिया है, फिर उसके बाद में वो लोग बोल देंगे भैया एक काम करो, इस डिस्टेंस को आप लोग डी मान लो और इसको आर मान लो, हाँ या ना? अब अगर ध्यान से देखो तो ये कोई आर्क का हिस्सा नहीं नहीं दिख रहा है क्या? ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ये किसी आर्क का ही तो हिस्सा है, बीच में एंगल अपना थीटा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, आर्क लेंथ इक्वल्स टू डिस्टेंस आर थीटा। ये जो आर है ना यहाँ पर, ये जो आर है यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, कहाँ गया बे, भाग गया क्या? ये देखो ये जो आर है यहाँ पर, ये आर क्या है, सेंटर और पी के बीच का डिस्टेंस है। रेडियस तो सर्कल में है, वो रेडियस नहीं होता तो कोई ना कोई तो आर्क होता ही ना। ये सच में यार भाग जा रही है। देखो तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर्क लेंथ इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, एस इक्वल्स टू आर थीटा, एस की जगह डी है अपना। तो यार डी, तो ये डी को मैं मिनट में थोड़ी रखने वाला हूं, मेरे को इसको रेडियन में रखना पड़ेगा। और अभी मैंने देखा 1 मिनट इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 180 रेडियन। तो यहाँ पर अगर ये 15 मिनट है तो क्या मिल जाएगा, 15 पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 180 रेडियन, ताकि अपना काम भी क्या हो आसान हो जाए। ये डिस्टेंस की वैल्यू दी होगी या फिर ये डिस्टेंस दिया होगा। अगर मैं इसको क्या मान लूं, सन और अर्थ मान लो कि इन दोनों से निकली हुई लाइन अगर किसी एक ऐसे पॉइंट पे मिलती है जो एंगल कितना है 15 मिनट, तो ये बीच का डिस्टेंस बताओ। क्लियर? या फिर ये बीच का डिस्टेंस आपको मालूम है, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको सिखाऊंगा तब वहां पे देख लेना, ठीक है? चलिए, तो ये आर की वैल्यू निकालने को बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस मान लो आपको दी होगी कुछ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर मान लो दी होगी। आर पूछ लिया तो आपके पास एंगल भी है, डी भी है, आर निकालना है। क्लियर है एकदम? ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपका ये मामला अब तक तो सुलझ गया होगा कि अब आपको एंगल के बारे में सारी जानकारी हो गई है। ठीक है, चलिए, सिंबल्स का नाम भी ध्यान में रखना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा। चलिए आगे क्या है देखते हैं। ओके रुकिए जरा, ये स्लाइड थोड़ी सी ना ऊपर नीचे हो गई है, हमें कहाँ जाना है, ये रहा वो स्लाइड जो हमें चाहिए, ये रहा। इसका कॉपी कर लो यार, क्योंकि जरूरत तो आगे भी इसकी रहेगी जहां से उठाया था मैं। चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे अपना स्टार्ट होगा असली ट्रिग्नोमेट्री। इसको साइड में कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसको, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। लेट्स सी रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, ऑल क्लियर। चलिए देखिए अभी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ना, यहाँ पर एक थीटा लगा हुआ है, ठीक है। इस थीटा के सामने वाले साइड को मैं या तो परपेंडिकुलर बोलूंगा या फिर ऑपोजिट बोलूंगा मेरे प्यारे भाई। मैं दोनों में से कुछ ही बोल सकता हूं, या तो मैं परपेंडिकुलर या तो ऑपोजिट बोलूंगा, ठीक है। बेस को मैं बेस बोलूंगा या फिर एडजेसेंट बोलूंगा, ठीक है। क्या बोलूंगा मैं इसको, एडजेसेंट बोलूंगा। इसको मैं हाइपोटेनियस, एक काम करते हैं ना, हटाओ, हम अपना वाला नोटेशन ही रखते हैं। चलो भाई, हम अपना खुद का ट्रायंगल ड्रॉ, खुद का ट्रायंगल बनाएंगे। नहीं तो झूठा ही का नाटक, बोलूंगा बोलूंगा। देखो पी बी क्यू, सपोज करो अगर ये एंगल थीटा हुआ, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना
कि थीटा के सामने वाली साइड, हमेशा थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, अपोजिट होती है। समझ गए? थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है मेरे प्यारे भाई, अपोजिट होती है। और थीटा से लगी हुई साइड क्या होती है, एडजेसेंट होती है। और ये तो हम सबको पता है, ये क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, हाइपोटेनियस। ओके, बोलोगे सर क्या ये जरूरी है? देखो यहां पर सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने इसका कॉपी किया। सपोज करो मैंने थीटा चेंज कर दिया, अपनी मर्जी भाई, अपना राज है, मैंने थीटा ही चेंज कर दिया। तो जैसे ही थीटा चेंज होगा, मान लो अब थीटा ये हो गया, तो ये जो है ना बीच में, तो ये जो साइड है, ये साइड क्या बन जाएगी अपनी, अपोजिट बन जाएगी। और ये क्या बन जाएगी अपनी, एडजेसेंट बन जाएगी, थीटा के साथ वाली। तो समझ गए, एक चीज देखने को मिली कि हमेशा हाइपोटेनस और एडजेसेंट के बीच में ही एंगल बनेगा, कभी भी एंगल हाइपोटेनस और अपोजिट के बीच में नहीं बनेगा। थीटा जो होगा वो हमेशा किसके बीच में होगा, हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंट के बीच में, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा अपोजिट होगी। आप लोग बोलोगे अरे कैसे सर, थीटा तो यहां भी लग रहा है थीटा 1, नहीं। फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैं यहां पे नोट करके लिख रहा हूं, ओके, फॉर trigonometric ratios, for trigonometric ratios, ठीक है, थीटा उर्फ एंगल is always between, is always between hypotenuse and adjacent, is always between हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंट। क्लियर एकदम? चलिए आइए अब यहाँ पे कॉपी कर लो इसका। अब आओ यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए जैसे देखिए यहाँ पर जो एक आपका सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, साइन थीटा बोलता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे कि देखिए इन सब का सिंबल भी होता है P, B और ये भाई साहब का H, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P/B लिख सकता हूँ। जो cos थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, विच इज नथिंग बट, रुको यार ये हाइपोटेनियस तो अपना H है, तो ये अपना बन जाएगा P/H, एडजेसेंट इज B, तो दिस इज B/H। फिर उसके बाद में अपना आता है टेन थीटा। टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, विच इज नथिंग बट P/B, P/B। ट्रायंगल में ध्यान से देख लो यार एक बार, क्या मिल जाएगा, P/B मिल जाएगा। अब इसके बाद में बाकी के जो तीन है वो इन तीनों के उल्टे होते हैं, डिट्टो, ठीक है। अगर मैं कोसेक थीटा की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो कोसेक थीटा कुछ भी नहीं होता, ये होता है साइन थीटा का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, दैट इज H/P। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, दिस इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, सो दिस इज H/B। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, दिस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज B/P। क्लियर यहां तक आपको? तो ये तीन ही ध्यान में रखना है, कौन से वाले, मेजर, जो आपको हर जगह यूज होंगे। साइन कॉस टेन लगभग सबसे ज्यादा आपको यही मिलने वाले हैं। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? चलिए अब देखिए यहां पर सपोज कीजिए मैं अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करता हूं, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, P/H इंटू H/P, क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। वैसे ही अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवा दूं तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 मिल जाएगा। और एज इट इज टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, डेट इज 1।
तो ये भी ध्यान में रखना। इससे मुझे क्या देखने को मिला, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लूँ तो साइन थीटा इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, cos theta is nothing but 1 divided by sec theta, ठीक है, एंड tan theta is nothing but 1 divided by cot theta, ठीक है। चलिए आइए, अब ये भी आपने नोट कर लिया, ठीक है। चलिए अब एक काम करता हूँ, इस स्लाइड का कॉपी कॉपी कर लेता हूं मैं जरा। चलिए फॉर्मूला बाद में डिस्कस करेंगे, अब आते हैं थोड़ी देर के बाद जरा इनके ऊपर, ठीक है। देखिए कैसा होता है ना कि अगर आपने ग्राफ वगैरह ड्रॉ किए रहेंगे तो ये आपको मालूम होगा कि क्वाड्रेंट्स करके कुछ तो होता है, ठीक है। क्या होता है, क्वाड्रेंट्स करके कुछ तो होता है, जिनमें मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इनको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता हूं, ठीक है। मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता हूं, इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट बोलता हूं, ठीक है। दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ना यहाँ पे बड़ा अजीब सा खेल होता है, ठीक है, कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या सारे क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होती, समझ गए। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और हर क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होती, इनमें अलग अलग गेम होता है। जैसे देखिए यहां पर, 2 मिनट, जरा इसको अलग रंग से लिखो यार। ये अपना साइड थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला नोट करना है यहाँ पर, ध्यान से देखना। रुको यार जरा इसका अरेंजमेंट देख लो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मींस परपेंडिकुलर अपॉन एच, पी बाय एच। अपोजिट वाली साइड अपनी ये है, दैट इज पी बाय एच। कॉस थीटा इज नथिंग बट जो साइड साथ में एडजेसेंट माने बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज पी बाय बी, दैट इज पी बाय बी। कॉट थीटा 10 का उल्टा होगा, दैट इज बी बाय पी। सेक थीटा कॉस का उल्टा होगा, दैट इज एच बाय बी एंड इट इज एच बाय पी। यहाँ पे मेन नोट करने वाली बात क्या मालूम है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं अगर, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। हाइट ऊपर की ओर जा रही है तो ये भी क्या लूंगा, मैं पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे जो इसके नंबर है वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, टेन थीटा भी पॉजिटिव है, कॉट थीटा भी पॉजिटिव है, सेक थीटा भी पॉजिटिव है और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव है। एकदम बेसिक से बताऊंगा, भले आपको सारा का सारा ट्रिक पता हो, ऑल सन टैक्सी चोर वगैरह जो भी होता है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ गया अपना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। थोड़ा सा कॉपी कॉपी बनाओ यार, अरे को ये तो पीछे लिखा हुआ है मैंने। चलिए कोई नहीं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे कोई एंगल लिया हुआ है अब, ठीक है, तो इस एंगल के पास तो दो कोऑर्डिनेट भी होंगे, फिर दो कुछ यहाँ पे होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, माइनस एक्स कॉमा वाई। माइनस एक्स में कहाँ तक, यहाँ तक, वाई में कहाँ तक, यहाँ तक, बस ये वही है। आ जाओ देखते हैं अब ध्यान से एकदम, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये अपना क्या है, बेस है। ये भी तो कुछ एंगल होगा मेरे प्यारे भाई, आया ना। 180 माइनस थीटा तो होगा ही ये, थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस
थीटा। ओके, और ये अपना क्या मिल गया अपने को, परपेंडिकुलर मिल गया है। ध्यान से देखना, अभी यहां पे निकालने जाओगे तो क्या मिलने वाला आपको, आप लोग साइन ऑफ 180 माइनस थीटा निकालोगे। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, थीटा नहीं आएगा अब यहाँ पे, क्या आएगा आपका 180 माइनस थीटा आएगा। सामने क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है आपका बेस, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है ये, साइन थीटा होता है, डेट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, परपेंडिकुलर अपॉन, ये ससुरा की नाती ना, ये हाइपोटेनियस आएगा, बार बार बेस हो जा रहा है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग कॉस भी निकालोगे, फिर टेन भी निकालोगे, फिर कॉड भी निकालोगे। ठीक है, इससे अच्छा तो हम फाइनल एक ट्रिक पढ़ लेते हैं। देखो यहां पर वो ट्रिक क्या है, यहां पर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड में टेन और कॉट होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव एंड ऑल अदर आर नेगेटिव। इसका ट्रिक आप लोग कैसे ध्यान में रख सकते हो, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग चार क्वाड्रेंट ड्रॉ कीजिए। यहां पर क्या मिल जाएगा, ऑल, सन, टैक्सी, चोर। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन एंड कोसेक, टी फॉर टेन एंड कॉट, एंड सी फॉर कॉस एंड सेक। तो ऑल, सन, टैक्सी, चोर। तो ये ट्रिक आप लोग ध्यान में रखना, ऑल, सन, टैक्सी, चोर। क्योंकि इसमें आगे हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि मैंने आपको अब तक 180 माइनस थीटा वाला नहीं बताया है कि चेंज होता है कि नहीं चेंज होता, क्या होता है वगैरह। ठीक है, वहां तक मैं आपको लेके ही नहीं गया हूं अब तक, इसके लिए इसको हम लोग थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर अपना एंगल कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब क्या होंगे वहां पर, निगेटिव होंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलिए अब देखिए, अब यहां पर आपकी मैं थोड़ी सी समस्या सिंपल कर देता हूं। देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए आपको अगर एंगल ऐसा मिला 90 प्लस थीटा मिला है, ठीक है, और एक एंगल आपको मिला है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा मिला है। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये चीज है ये क्या है, ये मल्टीपल शो हो रहा है। एक तो आपका वाई एक्सिस को शो कर रहा है, कौन सा, ये आपका किसको शो कर रहा है, ये आपके वाई एक्सिस को शो कर रहा है। ओके, ये आपके वाई एक्सिस को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ये आपके एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। 180 माइनस थीटा, 180 से कुछ कम एंगल, 90 से कुछ ज्यादा एंगल। क्लियर, देखो रुकिए, पीछे गया ना ये, यहीं पे निपटा देगा। हाँ रे हाँ यार, छोड़ो कहाँ जाए और दूर। ये देखो, ठीक है, हटाओ इनको, इसको भी हटाओ। देखो, और जैसे कि ये मेरा थीटा है, ओके, अगर मैं सिर्फ इस एंगल की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस एंगल को अब थीटा बोल दूं, रुक जाओ मेरे को ना ड्रॉ ही करना पड़ेगा लग रहा है, मैं तो वहां पे बनेगा नहीं। रुको, देखो जरा यहाँ पर, सपोज करो मैंने ये एक एंगल यहाँ पे देख रहा हूँ, बट मैंने एंगल किसके रिस्पेक्ट में लिया है, मैंने एंगल लिया है थीटा के रिस्पेक्ट, मीन्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये एंगल मेरा टोटल कितना है यहाँ पर, ये मेरा एंगल है 90 डिग्री। ये एंगल कितना है अपना, ये एंगल है 90 डिग्री। तो अगर मैं नेट एंगल की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं नेट एंगल की बात करता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। अगर वही एंगल मैं यहां से देखूं, ठीक है, ये एंगल मेरा कितना है 180 डिग्री है, ठीक है,
जिसमें से थीटा कुछ कम है, मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये 180 माइनस थीटा बन जाएगा। क्लियर है? तो देख रहे हैं यहाँ पर एक एक जो है वो क्या है, 90 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 90 प्लस थीटा। 180 से थोड़ा कम है, मतलब क्या होगा, वो 180 माइनस थीटा होगा। जैसे कि यही एंगल है, सपोज करो अगर ये थीटा होता, ये 180 डिग्री होता, तो ये एंगल मेरा कितना होता, 180 माइनस थीटा होता। जैसे वो एंगल अभी क्या था, 90 प्लस थीटा था। बस दोनों के देखने के रिस्पेक्ट में क्या होता, चीजें बदल जाती है। जैसे कि आप सबको पता है, ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, फिर ये आपका ये 270 डिग्री, और यहाँ पर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मीन्स यहाँ पे क्या होता कि बस देखने का नजरिया बदला है। अभी भी मैंने जो एंगल लिया है, पहले एक बार थीटा यहाँ लिया था, अब थीटा मैंने यहाँ पे मान लिया। एक बार ये मेरा पूरा कितना बन गया था, 90 प्लस थीटा बन गया था, और ये अब मेरा पूरा कितना बन गया, 180 माइनस थीटा बन गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 180 माइनस थीटा, मतलब वो एंगल किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि 90 प्लस थीटा, मतलब वो एंगल किसके साथ बना रहा है, फिर वाई एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा होगा। समझ गए? तो अब देखो यहाँ पर, अगर कभी भी एंगल वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आता है, इसका मतलब होगा कि वहां पे चेंज आएगा। और अगर वही एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, इट मींस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर नो चेंज आएगा। ये ट्रिक है बाबू मोशाई, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ट्रिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं, अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल है, तो साइन थीटा आपका चेंज होगा कॉस थीटा में। फिर उसके बाद में आपका टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में। और आपका जो सेक थीटा है, वो चेंज होगा आपका कोसेक थीटा में। एक्स एक्सिस में तो साइन साइन होगा, कॉस कॉस होगा, टेन टेन होगा, सेक से कोसेक कोसेक होगा। समझ गए? चलिए, अब देखिए यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है। आइए, तो सबसे पहले 90 प्लस थीटा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ना एक ही बार में खत्म नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। तो भी मैं कोशिश करूंगा कि खींच लूं जितना मैं खींच पा रहा हूं। मे भी आज का लेक्चर ना थोड़ा सा लंबा होगा, मोर देन 1 आवर तो यहीं पे हो गया, और अभी भी मेरा बहुत पार्ट बाकी है अपना, मेरा नहीं अपना, पढ़ आप लोग रहे हो। देखो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा एंगल थीटा है, जिसको मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिया है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया है। और ये एंगल अपना कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर मुझे अगर शो करना हुआ 90 प्लस थीटा, तो मैं किसको शो कर सकता हूं, मैं इस एंगल को दिखा सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा 90 प्लस थीटा बन जाएगा। देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा लिख रहा हूं। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, सबसे पहली बात, साइन थीटा किस में चेंज होगा मेरे प्यारे भाई, साइन थीटा चेंज होगा कॉस में। किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में चेंज होगा। और दूसरी बात यहाँ पर, कौन सी दूसरी बात, कि साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा। साइन भी देखना होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही चीज यहाँ पे करता हूँ, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा करता हूं मैं, ठीक है, तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन साइन का कॉस में चेंज होगा और कॉस का साइन में, ये डबल एरो होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कॉस किस में चेंज होगा, ये साइन थीटा में चेंज होगा, लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन लगाने में गलती मत करना कि सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहा हूँ, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, और ये कॉस समझ के माइनस मत लगा देना कि भैया सर कॉस है और सेकंड में कॉस नेगेटिव था, गलत आंसर। साइन कभी भी आंसर का नहीं देखा जाएगा, किसका देखा जाएगा, क्वेश्चन का देखा जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर अब टेन थीटा लगाता हूँ, टेन ऑफ 90 प्लस थीटा लगाता हूँ, तो 10 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, ये एक तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और 10 किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में चेंज होगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है? चलिए, समझ गए ना? चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि अब कोई एंगल ले लें अपन। जैसे कि मान लो मैं एंगल कौन सा ले लूँ, 35 45 डिग्री 45। चलो मैं यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ,
रुकिए, मैंने आपको अब तक टेबल नहीं बताया ना, छोड़ो, जब टेबल बता दूंगा तब देखेंगे हम लोग, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एंगल लिख लिया कोसेक 90 प्लस थीटा, ओके। तो कोसेक किस में चेंज होगा? कोसेक तो चेंज होगा साइन में, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाओ। कटना पड़ेगा लग रहा है। छोड़ो बे, इतना क्या सोच रहे हो। चलो सपोज करो अब अगर मेरा एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, अगर अब मेरा एंगल किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल मेरा क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, सबसे पहली बात तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है, तो ध्यान में रखना 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा दोनों कहाँ बिलोंग करता है? दोनों के दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ध्यान दो यहाँ पर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस है, एक तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या होगा? साइन थीटा ही रहेगा। और ये पॉजिटिव होता है, कौन? साइन पॉजिटिव होता है। अगर इसको ऐसा लिखा हो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहली बात कॉस तो कॉस ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस। क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो 10 का तो क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, लेकिन ये क्या मिल जाएगा मेरे को? माइनस मिल जाएगा। क्लियर? कोनो दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो इसको ऐसे ही देखना होता है कि 180 समथिंग माइनस 180 प्लस समथिंग माइनस। अब देखो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, और एक को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा का मतलब, अब गेम चेंज हो गया थोड़ा सा। इसका मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे 90 का मल्टीपल रखा है, 90 बैठा हो या 90 का मल्टीपल रखा हो, क्योंकि एक तो 90 यहाँ पे बनेगा और 270 यहाँ पे बनेगा, तो 270 भी तो वाई एक्सिस का हिस्सा है। वाई एक्सिस मतलब चेंज, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज। क्लियर? तो ये क्या आएगा अपना? ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका? देखो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, 270 प्लस थीटा, ठीक है। चलिए आई होप आपको अब इसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो वाई एक्सिस पे रहेगा तो चेंज होगा, और क्वाड्रेंट देखना है आपको फिर वहां पे ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। वाई एक्सिस पे गया तो चेंज, और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वहां पे देखना प्लस आएगा कि माइनस आएगा। आ जाओ इसको इसको करके देखे जरा हम लोग, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? अब ये जा रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन वाई एक्सिस का रिस्पेक्ट है, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में चेंज होगा। कॉस देख के यहाँ पे प्लस मत मार देना कि सर यहाँ तो कॉस पॉजिटिव होता है, गलत। कॉस यहाँ पे पॉजिटिव भले होता है, लेकिन यहाँ पे ये साइन की बात कर रहे हैं, तो साइन यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव होगा। तो 270 प्लस थीटा में माइनस कॉस आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 90 प्लस थीटा में प्लस कॉस आएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। जैसे देखो इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दूं अच्छा खासा। देखो अगर इसका मिरर इमेज लेता हूं, किसका? अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, ये थीटा है तो ये भी मेरा थीटा होगा। यहाँ पर ये एंगल कितना है? 0 डिग्री। ये एंगल है 90 डिग्री। ये एंगल है 180 डिग्री। ये एंगल कितना है आपका? 270 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल एंगल मेरा कितना बन जाएगा मेरे प्यारे भाई? कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ? ये मेरा टोटल एंगल कितना बन जाएगा? इस टोटल एंगल को मैं लिख सकता हूँ 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब 270 डिग्री प्लस थीटा में ध्यान से देखो, अगर इसके ऊपर मुझे प्लस कॉस मिल रहा है तो इसके अपोजिट साइड में क्या मिलना चाहिए मुझे? माइनस कॉस थीटा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है? प्लस कॉस थीटा मिल रहा है। एकदम बेसिक सी बात है यार, एक साइड प्लस होगा तो दूसरा साइड माइनस ही होगा। क्लियर एकदम? चलिए
तो आप लोग चाहो तो एक छोटा सा बेसिक सा एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, देन tan ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा, sec ऑफ 90 प्लस थीटा, कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, एक तो ये कर लो, सबके लिए कर लो। 180 प्लस थीटा मतलब कहाँ जाएगा वो, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, देन tan ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा, देन sec ऑफ 180 प्लस थीटा, देन कोसेक ऑफ 180 प्लस थीटा। क्लियर। तीसरा कौन सा करना है आपको, मान लो अब सब कुछ प्लस में लेके माइनस में भी ले, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा आपका। जैसे कि मान लो अब यहाँ पे ले सकता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस पे ना कौन सा लो, 27, देखो 270 माइनस थीटा भी यही होगा। ठीक है, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। आ जाओ, तो अब यहाँ पे मैं लेता हूँ साइन ऑफ 180 सॉरी 270 प्लस थीटा, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, देन उसके बाद में कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, देन tan ऑफ 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, देन कॉट ऑफ 270 प्लस थीटा, देन sec ऑफ 270 प्लस थीटा, देन उसके बाद में क्या मिल जाएगा, कोसेक ऑफ 270 प्लस थीटा। और ये सब एमएसटी सीटी में आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, देखना आप लोग। चलिए आगे बढ़े। तो बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो एक काम करता हूं मैं सेकंड वाला, मैं ये थर्ड वाला कर देता हूँ। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे भाई, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, या आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंड दिस वन इज इन योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं सेकंड वाला कर दे रहा हूं, सॉरी थर्ड वाला कर दे रहा हूं। थर्ड में केवल tan और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो साइन देखो एक्स एक्सिस पे तो चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब के सब क्या होंगे, यहाँ पर नेगेटिव होंगे। समझ गए आप लोग। बस ऐसे ही करने हैं सारे के सारे, इजी एकदम। बाकी के आपके होमवर्क में छोड़ देता हूं मैं। चलिए, आई होप कि आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़े से ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव किए लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनको बोलता हूं मैं, यहाँ पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अलग अलग अरेंजमेंट करके देखना है यहाँ पर बस। ओके, डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइड एच स्क्वायर बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, ये आपका बन जाएगा 1। तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो पी बाय एच क्या होता है अपना मेरे प्यारे भाई, इसको मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ ना। तो पी बाय एच प्लस यहाँ पर क्या लिख सकता है, बी बाय एच का होल स्क्वायर। तो ट्राइंगल जरा ध्यान से देखो यार, अगर आप लोग यहाँ पे साइन थीटा लगाने जाओगे तो साइन थीटा क्या मिलेगा, ऑपोजिट, दैट इज पी बाय एच, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या मिलेगा आपको, एडजेसेंट और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दैट इज मीन्ड
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, कोई परेशानी है आप लोगों को? आई होप कि नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना मिल गया अपने को पहला आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए ना मूव अहेड ऑन सेकंड आइडेंटिटी। तो इतना तो मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी मिटा दो यार। अब डिवाइड किससे करना है? अब पी स्क्वायर से कर लेता हूँ डिवाइड। ठीक है, पी नहीं, बी स्क्वायर से करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। रुको, ये तो सीधा थर्ड में पहुंच गया ना, पी स्क्वायर ही करो यार। तो ये अपने को मिल जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, एच बाय पी का होल स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस बी बाय पी का होल स्क्वायर। ओके, एच बाय बी अपना क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ये अपना होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज साइन का उल्टा एच बाय पी। और ये अपना क्या होगा? कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा इज टेन का उल्टा बी बाय पी। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी के ऊपर। देखो, डिवाइड बाय पी स्क्वायर, पी स्क्वायर तो अभी गया था, बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा? एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस 1। अब तो सीधा लिखता हूं मैं, तो एच बाय बी क्या होता है? सेक होता है। ठीक है, सेक थीटा इज कॉस का उल्टा एच बाय बी, तो इट विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा। पी बाय बी होता है 10, तो दिस इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अपने को अपनी तीनों आइडेंटिटीज मिल गई मेरे प्यारे भाई। पहला क्या था? सबसे इजी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन sec square theta equals to tan square theta plus 1। देन cosec square theta plus cot square theta equals to 1। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे भाई? और मैं इसको लिख सकता हूँ sec square theta माइनस tan square theta equals to 1। हो, चलिए ठीक है, आगे आइए। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान में रहेगा ये आपके? ठीक है, चलिए ओके, चलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आज ही करना है क्या? चलिए एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मैं आपको आज ही करवा दिए देता हूँ। अरे हाँ, एक स्पेशल केस होता है यार अपना, जो मुझे आपको बताना है। ए ससुराल कॉपी का हो रहा है। आओ देखो, लिखो यहाँ पर, स्पेशल एंगल 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, ये स्पेशल एंगल होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की बात ना मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लागू होती है, बस कहीं और लागू भी नहीं होती वो। ठीक है, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल करवाने तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल होना ही पड़ेगा। तो ये अगर मेरा एक 90 डिग्री का एंगल है, सपोज करो कि ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, चलेगा? सेम हो गया ना ये? हम्म,
चलो ठीक है, कोई नहीं, इससे निपटा लेता हूं मैं। चलो देखो क्या होता है ना, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जो एकदम परफेक्ट 3 4 5 को सेटिस्फाई करता है, क्यों, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, 25 का रूट 5 बरोबर। ये पाइथागोरस थ्योरम को भी अप्लाई होता है, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी 25 होगा, 9 प्लस 16 भी क्या होगा, 25 होगा आपका। ठीक है, तो देखो जब ऐसा कोई ट्रायंगल बनता है तो ये एंगल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल होता है 37 डिग्री का, और 90 माइनस 37, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल अपना होता है 53 डिग्री का। ठीक है, ध्यान देना, अब अगर ये 37 डिग्री हुआ तो इसके सामने वाली साइड हमेशा 3 होगी, कुछ भी कर लो, छोटे एंगल के सामने वाली साइड हमेशा छोटी ही रहेगी, ध्यान में रखना। 3 4 5 का जो ये टेक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 37 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, 3 होगी, और 53 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, लाइक सपोज अगर मैं इसका यहाँ पर उल्टा उल्टा कर लेता हूँ, ठीक है, टेक मिरर इमेज, देखो अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल मेरा थोड़ा बड़ा दिख रहा है 53 डिग्री, और ये एंगल मेरा अब हो गया 37 डिग्री, क्यों, मैंने ट्रायंगल को रोटेट कर दिया, तो 37 के सामने वाली साइड 3 होगी, ये 4 होगी, और ये 5 होगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात रखना मत, क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे साइन 37 डिग्री की वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या मिलने वाला है मेरे को मेरे प्यारे भाई, ये मुझको यहाँ पे मिल जाएगा साइन 37 इज, अब मैंने अपना मेन एंगल किसको रखा हुआ है, 37 डिग्री को रखा हुआ है। ओके, मेन एंगल इज 37 डिग्री, तो इट इज अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, दैट इज 3/5। ठीक है, और यहाँ पर मेरा cos 37 डिग्री क्या मिल जाएगा मेरे को, cos 37 इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, दैट इज 4/5। उसके बाद में tan 37 डिग्री अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज 3/4, दैट इज 3/4। अब मैं यहाँ पे अपना मेन एंगल किसको रख रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, cos 53 डिग्री को रख रहा हूँ। ठीक है, ये अपना मेन एंगल है, यहाँ पे अब मैंने अपना मेन एंगल किसको रखा है भाई, 53 डिग्री को रखा हूँ। अब जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस एंगल को देखते हुए ही लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो साइन ऑफ 53 डिग्री, तो 53 के सामने क्या है, 4 है, तो आंसर क्या मिल गया मेरे को, 4/5। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। ओके, उसके बाद में कॉस ऑफ 53 डिग्री, cos 53 मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, दैट इज 3/5। उसके बाद में tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री क्या मिल जाएगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज 4/3। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी मैंने यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस किया, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इनके पीछे का चक्कर क्या है, इनके पीछे का चक्कर क्या है। सपोज करो मैं अगर यहाँ पे cot 53 निकालता हूँ, cot 53 क्या होता है मेरे प्यारे भाई, रुको मेरे पीछे आ रहा होगा ना, cot 53 मेरा होता है क्या, tan का उल्टा, दैट इज 3/4। बोलोगे सर tan 37 और cot 53 तो सेम आ रहा है, tan 37 और cot 53 तो सेम आ रहा है। तो यहां पर एक कंसेप्ट और आता है जिसको मैं क्या बोलता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता हूं। यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर एकदम। अगर 3 4 5 का ट्रायंगल बन रहा है तो cos 30 sin 37 3/5, cos 53 4/5। 37 के सामने वाली साइड 3 होगी, 53 के सामने वाली साइड 4 होगी, बस इतना दिमाग में रखो, बाकी कुछ ध्यान में नहीं रखना है। अगर मेन एंगल 37 है तो उसके सामने वाली साइड 3, ये 4 ये 5। अगर मेन एंगल 53 डिग्री है तो ये 4 ये 3 ये 5, बस मन में ऐसे घुमाते रहो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो क्योंकि 37 और 53 आपको बहुत बार लॉज ऑफ मोशन में इनके एंगल मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बार ये आपको देखने को
मिल जाएगा कि जो स्ट्रिंग और टेंशन है उसके बीच में और सरफेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 53 डिग्री का बन रहा है। समझ गए, 37 डिग्री का बन रहा है। आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये होता है इफ ए प्लस बी इज 90 डिग्री, अगर ए और बी का सम 90 डिग्री है देन इसके अंदर साइन ए इक्वल्स टू और यहां पर मैं बी को क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, बी को मैं यहां पे लिख सकता हूं 90 माइनस ए। समझ गए, साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी होगा, साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा मेरे प्यारे भाई, कॉस बी होगा। क्यों कॉस बी होगा, क्योंकि ए और बी अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो साइन और कॉस बराबर होंगे, टेन और कॉट बराबर होंगे यहाँ पर। ठीक है, टेन ए और कॉट बी भी बराबर होगा और सेक ए और कोसेक बी भी बराबर होंगे। क्लियर एकदम। अब देखो एक बार मैं आपको इसको ना दूसरे एंगल से प्रूफ भी किए देता हूं, देखना जरा यहाँ पर। मैं अगर यहाँ पे इसको क्या लिख रहा हूँ, ये साइन ए है जिसको मैंने क्या लिखा है कॉस बी ना, कॉस बी मतलब 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए कौन सा क्वाड्रेंट है मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से कम एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पे बन रहा है, ये कौन से एक्सिस पे, वाई पे है, मतलब चेंज होगा तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन चेंज होता है फिर से एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, तो साइन ए इक्वल्स टू साइन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन ए इक्वल्स टू साइन ए। तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया अपना, बहुत बढ़िया। क्या आता है यार ये भी, रुको अच्छे से लिखता हूँ इसको मैं। आओ, देन साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, टेन ए इक्वल्स टू कॉट बी, सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी। बस क्लियर एकदम। चलिए अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास एंगल है साइन ऑफ 1 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ 1 डिग्री, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 89 डिग्री के बराबर। क्यों, 1 एंड 89 बराबर होते हैं, बिल्कुल। अगर मेरे पास एंगल है कॉस ऑफ 12 डिग्री तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ, ये किसके बराबर होगा, साइन ऑफ 78 डिग्री की। क्यों, 12 और 78 90 होता है। समझ गए, बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे ही काम करता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर हम लोग अभी और सवाल अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा होने आ गया है। अगर आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपनी तैयारी की ओर बहुत अच्छे अग्रसर हैं। बस बैकलॉग बनने मत देना मेरे प्यारे भाई ठीक है, बैकलॉग बनने देना ही मत। दिन में लेक्चर कभी भी देखो बट डेली का लेक्चर का कोटा पूरा कर लेना, क्योंकि फिजिक्स की ओर से अप्रोक्सीमेटली जो मैंने डिसाइड किया है ना, वो लेक्चर का कोटा कितना है, आई थिंक, रुको मैं टोटल लेक्चर्स आपको अगर बताऊं तो 138 हाँ, टोटल फिजिक्स, ओके, टोटल लेक्चर्स जो मुझे लगेंगे, ठीक है, वो लेक्चर मुझे लगने वाले हैं 276 लेक्चर्स, और बफर मैं मान के रखूं तो +4 भी ले ही लूंगा, तो डेट इज 280 लेक्चर्स, मोर देन इनफ होंगे 280 लेक्चर्स। ठीक है, और अगर मैं दिन काउंट करता हूं 8 महीने के लिए, ठीक है, मतलब अगस्त चालू है, मैं काउंट भी नहीं कर रहा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीना, 30 डेज, 8 महीना 30 डेज, तो यहां पर 8 मंथ्स में अपने पास। ठीक है, कितने दिन है मेरे प्यारे भाई, मान के चलो टोटल अपने पास हो गए 8 3 24, 240 लेक्चर्स, 240 डेज, और 240 डेज का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, 240 लेक्चर्स, मीन्स अपने टारगेटेड लेक्चर्स कितना कम होगा, केवल ज्यादा 36, और 40 लेक्चर्स पीछे हैं हम लोग, मतलब मान के चलो कि मई महीना अपने लेक्चर का क्या होगा, फाइनल झंडा हम लोग गाड़ देंगे। बट
इसके पहले मैं निपटा दूंगा। क्यों? अब मैं अपना धीरे धीरे शेड्यूल थोड़ा सा खाली करने वाला हूँ, जिसके अंदर मेरे पास मान के चलो हफ्ते में 3 दिन ऐसे हैं। ओके, हफ्ते में 3 दिन मेरे पास ऐसे हैं जिनके अंदर मैं डेली के 2 लेक्चर अपलोड करने का सोच रहा हूँ। मीन्स वीक के कितने लेक्चर एक्स्ट्रा हो गए? 3 लेक्चर एक्स्ट्रा हो गए अपने पास। अगर एक वीक में 3 लेक्चर है तो एक मंथ में 12 लेक्चर एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, अगर एक मंथ में 12 लेक्चर तो 12 × 8 कितना हो मेरे प्यारे भाई? 12 × 8 96। तो 96 लेक्चर अपने पास एक्स्ट्रा होंगे। मतलब मान के चलो कि बहुत दिन पहले अगर ऐसा भी किया जाए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ, मान के चलो फेब तक अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा फिजिक्स का, जिसके अंदर मैं आपको लेक्चर में ही कम से कम 5000 से ज़्यादा सवाल अपने साथ में सॉल्व करवा चुका रहूँगा। बट ये होगा तब वो लेक्चर की जो आवर्स है वो अप्रोक्सीमेटली रहेंगे 1.5 से 2 घंटा मैक्स टू मैक्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो पूछ लो। नीचे मैंने व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे वीडियोस वगैरह और पोल्स वगैरह मैं वहाँ पर कंडक्ट करता रहूँगा जैसे मेंबर्स अपने ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय।